जी सर जी 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 जी। सर सर काइंडली अपना इनविटेशन लिंक सेंड कर दें ग्रुप में। इनवाइट बच्चे जो है ना वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा उनसे मैनुअली आ, पासवर्ड एंटर करके। जी, इसमें ये वही वाली मीटिंग वो हो गई है, कंटिन्यू हुई है, इसको दोबारा चेक कीजिएगा। प्रोफेसर मफजल आलम जिसमें पासवर्ड है, ये मेरा, चूंकि मैं भी इसमें जी न्यू हूँ सर। जूम में, तो वो हर बार मेरा चेंज हो रहा था। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो उसके मुताबिक हो जाए, ये सेम रहना चाहिए मीटिंग आईडी। इसको मैंने वहीं से रीजॉइन किया है, तो ये वही वाली मीटिंग आईडी है, जी चूंकि सर बाकी सब बच्चे मेरे सामने नजर वैसे ही नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी, और क्या क्वेश्चन है किसी का? नो क्वेश्चन, चलें। जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले कि इंसिनरेशन फर्स्ट और क्लासिकल मेथड है जो हमारे डिस्कस कर चुके हैं। खासतौर पर मेटल की बनी चीज़ें या कोई भी ऐसी चीज़ जो हीट रेजिस्ट हो, उसको, जो हीट से उसको नुकसान ना होता, उसको हम इंसिनरेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं जरासीम से पाक करने के लिए। अब हम दूसरी क्लासिकल चीज़ की तरफ आते हैं। आई एम श्योर सब लोग इससे वाकिफ हैं। लफ्ज़ है बॉयलिंग। आई एम श्योर कि सब लोग बॉयलिंग से, पानी के बॉयल होने से, बॉइल्ड वाटर, हर चीज़ से वाकिफ हैं। चीज़ से कल इसका हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन आज मैं फिर दोबारा क्लासिकल रेफरेंस से बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत पहले ये चीज़ पता चल गया था कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वो जरासीम से पाक हो जाता है, और उसी बॉइल्ड वाटर को भी हम जरासीम को मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप बॉइलिंग वाटर में ले जाएंगे तो जरासीम मर जाएंगे। अब शुरू में याद रखिए कि जब रिसर्च शुरू होती है तो शुरू शुरू में चीज़ें बहुत क्लियर नहीं होती हैं, टाइम के साथ साथ चीज़ें क्लियर होना शुरू होती हैं। और अगर ये क्लियर हो गया कि बॉइलिंग से बहुत से जरासीम तो मर जाते हैं, लेकिन सब जरासीम नहीं मरते हैं। अब अगर आप किसी चीज़ को, किसी बर्तन को गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में वॉश करेंगे तो मेजॉरिटी जरासीम उसमें मर जाएंगे। याद रखिए, हम जब यहाँ पे जरासीम की बात कर रहे हैं तो अब हम सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी की बात हो तो उसमें वायरसेस और फंगस भी शामिल होगा, लेकिन यहाँ पे अब हम सिर्फ बैक्टीरिया की हद तक ही हैं। याद रखिए कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बॉइलिंग को सस्टेन कर सकते हैं। कल बाई चांस की बात आ गई थी उसी स्टोडाइजेशन के हवाले से, चूंकि कल बाई चांस का जिक्र पहले आ गया था, जो बात चल रही थी हमारी कि क्लोस्ट्रीडियम के बैक्टीरिया सस्टेन, दे कैन सस्टेन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग टाइम। बहरहाल याद रखिएगा कि ये भी क्लासिकल मेथड है। हम किसी भी चीज़ को जो बॉयलिंग से ख़राब ना हो। अब इसमें चंद मिसाल हैं। आपको याद होगा कल भी बात हुई थी, पानी की मिसाल दी थी मैंने कि हम पानी को बड़े आराम के साथ बॉयल कर सकते हैं। अगर आप घर में हैं और यूज़ कर रहे हैं पानी को, आपको अगर अच्छे वाला पानी नहीं मिल रहा है तो आप जो भी पानी अवेलेबल है, अगर फिल्टरिंग की सहूलत नहीं है तो आप पानी को बॉयल कर लीजिए, आपका पानी जरासीम से पाक हो जाएगा। ये बहुत आसान मेथड है। ये तो हो गया पीने वाले पानी की हद तक। सेम थिंग ज़रा घरों पे गौर कीजिए। हम जब दूध आता है सुबह के टाइम पे, हम सबसे पहले, हम का मतलब है जहाँ जो भी घर में बंदा या बंदी काम करता हो, दूध को सबसे पहले, उमर ये अपना माइक ऑफ कर लें। जब भी दूध आता है और ख़ास तौर पर गर्मी का मौसम में, दूध को सबसे पहले बॉयल किया जाता है, बॉयल करके रख देते हैं। अगर दूध को बॉयल नहीं करेंगे तो दूध खराब हो जाएगा। दूध के खराब होने से वाकिफ़ हैं। और ऐसे ही दूसरी मिसालें जो हैं, सालन, और ख़ास तौर पर अगर गोश्त या दाल, जैसे माश की दाल है पकी हुई हो, उसको भी गर्मी के मौसम में आपने पका के रखा हुआ है, अगर वो बाहर पड़ा हुआ है तो वो जल्दी खराब हो जाता है। उसको अगर चंद घंटे बाद दोबारा बॉयल कर दिया जाए, उस दौर में जब फ्रिज नहीं था तो यही तरीका था, चीज़ों को बार बार बॉयल करते थे और इस तरह से उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जाता था। पहले ये था जी क्लासिकल। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बॉयलिंग के हवाले से। मैंने दूध का, गोश्त का, पके हुए दाल वगैरह का जिक्र कर दिया है, लेकिन ज़माना कदीम से रवाज था, बहुत सी जगहों पे लोग डायरेक्टली फ्रेश दूध यूज़ करते थे। नहीं, गाय, भैंस, बकरी, जो भी एनिमल है उसका दूध निकाला गया और वो कच्चा दूध एज सच पी लेते हैं। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन अगर तो एनिमल बिल्कुल हेल्दी हो, सेहतमंद हो, उसके एनवायरनमेंट भी ठीक हो, वो दूध बिल्कुल ठीक होता है, फ्रेश होता है, जरासीम नहीं होती। लेकिन अगर एनवायरनमेंट साफ ना हो, एनिमल के नीचे गंदगी मिट्टी लगी हो, एनिमल किसी ऐसी जगह से, किसी छप्पड़ से, उर्दू का भी गलत शुरू मारो पहले,
गंदे पानी से अगर नहा के आया हुआ है तो उसके जिस्म पे जरासीम लगे होंगे, उसकी ट्रीट्स में भी जरासीम एंटर हो जाएंगे, और अगर वो इन्फेक्टेड है तो उस सूट में भी उसके दूध साफ नहीं होगा। लोगों ने, और ऐसे ही उस दौर के हकीमों ने, डॉक्टर्स ने नोट किया कि दूध पीने से, या दूध अगर कुछ देर पड़ा रहे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उस दौर से ही दूध को बॉयल करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी हमें बॉयल्ड दूध अच्छा नहीं लगता। जब आप दूध को बॉयल कर लेते हैं तो उसमें से क्रीम ऊपर आ जाती है, ज़्यादा देर अगर बॉयल कर लिया जाए या अगर 8 से बॉयल किया जाए, और नीचे वाला जो दूध है वो ज़रा डाइल्यूट हो जाता है उसमें से फैट निकलने की वजह से। ये चीज़ आखिरकार ये एक वजह ये थी, लेकिन आई एम श्योर सब लोग वाकिफ़ हैं। आप की बुक में भी हेडिंग मौजूद है, हेडिंग है लेकिन डिटेल नहीं दी हुई। मैं उसका बैकग्राउंड जो कि बताना चाह रहा हूँ। लुई पास्चर के नाम से सब वाकिफ़ हैं, और हम जो हेडिंग पढ़ने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं, वो है पास्चराइजेशन। आई एम श्योर आप लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, इस नाम से वाकिफ़ हैं, और इसकी कुछ ना कुछ चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हैं। जी, याद रखिए कि लुई पास्चर बेसिकली, पहली बात हो चुकी, ही वाज़ ए केमिस्ट, और वो काम करता था फ्रांस में, पेरिस के अंदर उसकी इंस्टीट्यूट थी, पास्चर इंस्टीट्यूट, जो कि अब तक चल रही है। और बहुत शुरू में तो ज़ाहिर है कि राइवल्स होते हैं, बहुत से और लोग उसके मुखालिफ भी थे, लेकिन उसने उनको शिकस्त दी मुख्तलिफ मुनाज़रों में और एक्सपेरिमेंट्स वर्क के अंदर, और इस्टेब्लिश कर लिया कि वो सबसे बड़ा, उनसे ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा बेहतर साइंटिस्ट है। गवर्नमेंट ने इसको रिक्वेस्ट की, फ्रांस, यूरोप, सारी की सारी दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड को छोड़ते हुए, और अब तो मुस्लिम वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। शराब एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। वहाँ की जो शराब की इंडस्ट्री थी, वाइन इंडस्ट्री, वो डैमेज हो रही थी, शराब खराब हो जाती थी जब शराब प्रिपेयर करते हैं। जो टेक्निकल टर्म है वो है सावरिंग ऑफ वाइन, सावर, SOUR। बहुत से लोग इसको कुछ और तरीके से करते हैं, खट्टा हो जाना, खटास आ जाना। शराब का अपना खास टेस्ट होता है, लेकिन अगर वो उसमें खटास आ जाए, इसका मतलब है कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहा, वो खराब हो, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई लुई पास्चर को कि वो इसको चेक करे। उसने इसको स्टडी किया और ये फाइंड आउट करने में कामयाब हो गया कि कौन से बैक्टीरिया हैं जो, या कौन से जरासीम हैं, माइक्रोब्स, जो इस चीज़ को काज कर रहे हैं, जिस वजह से ये खराब हो। फिर उसने वो मेथड डिवाइस किया जिसको आपने पास्चराइजेशन के नाम से पढ़ा, जो कि आपकी जो मैट्रिक या एंट्री की बुक्स हैं, या जो आपने कुछ पढ़ी होंगी, उसमें सिर्फ जिक्र मिलता है दूध के हवाले से कि हम मिल्क को इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, अगर एक खास टाइम पे गर्म करें तो पास्चराइज हो जाएगा। लेकिन मैं वो टेम्परेचर बोलने से पहले आपसे, यानी आपकी क्लास से चाहता हूँ कि आप में से कोई बताना चाहेगा मुझे कि पास्चराइजेशन का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पास्चराइजेशन? एनीवन इन द क्लास? कल उमर ने एक सेशन दी थी जी, वो सेशन भी मैं डिस्कस करूँगा क्लास से, लेकिन एंड पे डिस्कस करूँगा। पहले मैंने सवाल पूछा है, मेरे सवाल का जवाब मुझे कोई देता है जी? देखते हैं। फिराज जी जी सर। बताएं। सर टेम्परेचर वेरिएशन से गुजारना होता है सर। नहीं, आपका जवाब तो कुछ गड़बड़ है। मैंने ये पूछा था इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसका इसमें क्या होता है। चलिए, और कोई जी, आपने कुछ और कह दिया है। एनीवन एल्स? और कोई? सर पास्चराइजेशन एक्चुअली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको एक हद तक या पीक तक उनको कंट्रोल करना होता है पास्चराइजेशन में। पास्चराइजेशन टोटली डिफरेंट है स्टेरिलाइजेशन से। पास्चराइजेशन में स्टेरिलाइजेशन में डिफरेंट है। जी छोड़ दें, आप कुछ और तरफ चले गए हैं। और कोई जी, और कोई जो कि जो सर इसमें ना हम ना मॉइस्ट हीट देते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं, से और जो कुछ कम और होती है। कुछ नहीं जी, नहीं, आप दाएं में जाते जा रहे हैं। और कोई जी? जी सर पास्चराइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि डेयरी फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना। उसके लिए टेम्परेचर वेरिएशन देते हैं 65 से 95 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, जिससे फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है बाय इनएक्टिवेटिंग वेजिटेटिव सेल्स, बेसिकली जो डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं। जी ठीक है जी, अब माइक बंद कर लें। चलिए, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया। स्वाय हसन के सब का जवाब ही कुछ सजग पे निकला हुआ था। जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा था उससे रिलेटेड आंसर सिर्फ हसन ने दिया है। जी उस्मान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर बेसिकली पास्चराइजेशन का जो सबसे
पास्चराइजेशन का जो सा बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है, जो सा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट गई आवाज। उस्मान आपकी आवाज कट गई है। चलिए एक बार बंद कर दें, आप माइक बंद कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी हसन ने जो कुछ बताया है वो काफ़ी हद तक ठीक है, रिलेटेड है। बाकी सब लोगों के जो जवाब थे वो जो चीज़ मैं पूछ रहा था उसके हवाले से नहीं थे। हसन ने अपने जवाब को महदूद किया, हसन ने अपने आंसर को महदूद किया है डेयरी की हद तक। ठीक है, चूँकि आमतौर पर हमारे यहाँ इसी के रेफरेंस से ये बात चल रही होती है। लेकिन बल उसके जवाब में एक चीज़ छुपी हुई थी जो कि आपने गौर नहीं की होगी। उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वेजिटेटिव सेल्स। उसके जवाब में लफ्ज़ मौजूद था वेजिटेटिव सेल्स। याद रखें, पास्चराइजेशन एक ऐसे स्पेसिफिक टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को गर्म करना है जिससे आम सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स की डेथ हो जाती है, लेकिन जो स्पोर फॉर्मर्स हैं और स्पोर्स हैं उनकी डेथ नहीं होती। स्पोर फॉर्मर्स की डेथ नहीं होती है, जो आम सेल्स हैं जो ससेप्टेबल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब चूंकि हसन ने अपने आंसर में साथ दूध का जिक्र किया था, याद रखिए जो टेम्परेचर है हमारे यहाँ जो क्लासिकल जहाँ भी आपको मिलेगा उसमें सिर्फ दो लिमिटेड टेम्परेचर मिलते हैं। एक्चुअली टेम्परेचर वेरी हो सकता है, टेम्परेचर को वेरी करने से टाइम भी वेरी करना पड़ेगा। अगर आप दूध को पास्चराइज करना चाह रहे हैं तो 60, 61, 62 ये आमतौर पर यूज होता है। इस टेम्परेचर पे उसको आपने आधा घंटा 30 मिनट्स तक गर्म करना है। अब 60 बहुत कम टेम्परेचर है, आधा घंटा रखेंगे तो वो पास्चराइज हो जाएगा। जिसका मतलब है उसमें से वो बैक्टीरिया मर जाएंगे जो नॉन स्पोर फार्मर है, यानी वेजिटेटिव सेल्स हैं इसके अंदर। इसमें मजीद वजाहत होगी भी। और सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर आप टेम्परेचर 70, 71 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं तो यू नीड जस्ट 15 सेकेंड। 70, 71 डिग्री सेल्सियस पे आपको जस्ट 15 सेकेंड में दूध पास्चराइज हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से उसका टाइम कम हो जाएगा। और जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं कि वेजिटेटिव सेल्स या नॉन स्पोर फार्मिंग, अब जब दूध की बात हो रही है, दूध में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है वो कौन सा होता है जो बताएगा क्लास में से? दूध की बात हो रही है, दूध में अगर दूध वाकई दूध है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस किसने जवाब दिया? दो माइक ऑन थे, मजहर ने? मजहर ने। जी ठीक जी है, सर। मजहर का जवाब दुरुस्त है जी। याद रखिए कि जो लैक्टोबैसिलस है दूध के हाथ से कि दूध के अंदर ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, एनिमल से आता है। अगर तो सर्दी का मौसम है तो काफ़ी देर तक इसका इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर लो होने की वजह से। लेकिन गर्मी का मौसम है जो कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो 35 और 37, 40 इस रेंज में जब हो तो ये तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो जाता है। और अगर दूध को जैसे बॉयल करके ना किया जाए तो दूध ख़राब हो जाता है। हम कहते हैं दूध फट गया है और उसको फेंक देते हैं, तो एक अलग मसला है कि वो क्यों फेंकते हैं। याद रखिए कि चूंकि जब पहले बात हो चुकी कि जब नहीं पता था तो बॉयल करना, लेकिन पास्चर ने ये मेथड जो एडवाइस किया कि 60-70 की रेंज में इसको फास्ट टाइम के लिए गर्म किया जाए तो जो दूध का जायका तकरीबन वैसा रहेगा जैसा फ्रेश दूध का होता है, जैसा फ्रेश दूध का होता है। और वो ज़्यादा टाइम तक, अब उसमें स्पेसिफिक टाइमिंग होती है कितने टाइम तक, डिपेंड करता है आपने उसको रखना कहाँ पे होगा। दूध को जब आप गर्म कर रहे हैं उसके बाद अगर आपने उसको ओपन कर दिया तो एनवायरनमेंट से उसमें मजीद जरासीम आगे गिर सकते हैं। अगर आपने उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर गर्म किया उसके बाद वो कवर्ड है तो फिर भी वो एक खास टाइम तक दुरुस्त रहेगा, उसके बाद वो फिर खराब होना शुरू हो जाएगा। जो मार्केट में दूध अवेलेबल होता है पास्चराइज, उसमें उसको पास्चराइज करने के बाद फर्दर प्रिजर्वेटिव केमिकल्स भी डालते हैं। बहरहाल ये था जी पास्चराइजेशन। दूध के प्रकार से बात हुई। याद रखिए कि दूध के अलावा इसी तरीके से दही को, और जब पास्चर इसको इन्वेंट किया था तो बेसिकली उसने इसको स्पेसिफिकली वाइन के लिए यूज किया था। वाइन को खास टेम्परेचर पे करना ताकि उन बैक्टीरिया को किल किया जा सके जो उसमें एस्टिक एसिड फॉर्म कर देते हैं। ये पास्चर की इनिशियल डिस्कवरी वो थी, बाद में फिर उसने इसको दूध और बाकी चीज़ों के भी अप्लाई किया। और ये है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो कि पास्चराइजेशन के हवाले से आपके पास होनी चाहिए। जी हमारे बॉइलिंग वाटर होगा पास्चराइजेशन। अब हिस्टोरिकली जो हमारा अगला पॉइंट है वो ड्राई हीट, हिस्टोरिकल में लेके चल रहा हूँ। ड्राई हीट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है।
और ड्राई हीटिंग मैंने चूँकि शुरू में नाम ले लिया था, ये वाला पहले नाम आज का हमें हॉट एयर ओवन इंस्ट्रूमेंट है, शुरू मारूफ है और ये हमारी लैब में भी मौजूद है, आप इसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हॉट एयर ओवन में आजकल तो ज़ाहिर है कि हम बिजली की वजह से वो चलती है और एयर को गर्म करती है, ये गर्म हवा जरासीम को मारने के साथ लेते हैं। हॉट एयर ओवन में गर्म हवा जो है ये ड्राई हीट की फॉर्म है, इट इज़ ड्राई हीट। या देखिए ये चूँकि बात डिस्कस हो गई है पहले, ये गालबन कल या परसों अक्सर ने इसका आंसर दिया था कि मॉइस्ट हीट ज़्यादा बेहतर होती है, वो ज़रा के टाइम के साथ सब चीज़ें डिस्कवर हुई हैं। एक चीज़ को अगर आप ड्राई हीट के ज़रिए किल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जबकि मॉइस्ट हीट के ज़रिए वो जल्द किल हो जाएगी। और टेम्परेचर का डिफरेंस की बात पहले उसकी है, बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर आप प्रेशराइज हीट कर दें तो स्टीम बन जाएगी, वो हाई टेम्परेचर पे भी चली जाएगी और वो ज़्यादा जल्दी आपकी बुक ने कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि अगर आप स्टीम सुपर हीटेड स्टीम जो 120 वाली है उस पर हीट करते हैं तो चंद मिनट के अंदर डेथ हो जाती है स्पोर्स की, जबकि अगर आप उसको अदर मेथड से ड्राई हीट मेथड से किल करने की कोशिश करें हाई टेम्परेचर पे आपको ज़्यादा टाइम, वहाँ पे मिनट की बजाय आवर्स घंटों में टाइम चाहिए होगा उसको किल करने के लिए। ये स्पेसिफिक पॉइंट था जी ड्राई हीट और वेट हीट के हवाले से, वेट हीट या स्टीम के हवाले से। ये चूँकि इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस हो चुका हुआ है डिटेल से, और अब हम उस पॉइंट की तरफ चलेंगे जो कि सबसे ज़्यादा डिटेल के साथ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मॉइस्ट हीट का इस्तेमाल। आपकी बुक में बहुत से हेडिंग, सब हेडिंग, बहुत से इसमें चार्ट्स दिए हुए हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन है और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास बुक है चेक कर लीजिए कि आपकी बुक और मेरी बुक मैच कर रही हैं। मैं बात का तो दूसरी बुक यूज़ कर रहा होता हूँ, उसके पेजिंग डिफरेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में जो बुक आपके पास है उसके ऊपर पेज नंबर 475 पे वो टेबल्स दिए हुए हैं। अगर किसी के पास बुक है तो चेक कीजिएगा कि क्या इसी पेज नंबर पे ये चीज़ें मौजूद हैं जो टेबल्स हैं ईच के हवाले से। बुक है किसी के सामने कि नहीं जी? जी सर है सर, टेम्परेचर और स्टीम अंडर प्रेशर का यहाँ पे दिया हुआ सर 475 जी सर, टेबल दिया हुआ सर। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ओरिजिनल है, चूँकि मैं आमतौर पर कर्जर की जो दूसरी वाली बुक है वो क्या उसका नाम है जी, कंसर्ट समथिंग, मुझे नाम भी भूल जाता है जी, वो यूज़ कर रहा था। उसकी पेजिंग में कुछ डिफरेंस है, टॉपिक्स में डिफरेंस होता है। बहरहाल आपके पास जो ये बुक है जो कि स्टूडेंट मोस्टली इसी को ही यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन दी गई हुई है, बहुत अहम इंफॉर्मेशन है और ये वो काम है जो आपने करना है और काम है इसको रट्टा लगाना है। रट्टा लगाने का एक ही तरीका है और वो आपको आता भी है और आना भी चाहिए, क्योंकि इसका आपके हल मौजूद नहीं। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक कोई 100% चेंज नहीं हुआ। ये सुन लीजिएगा, यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट तो कर दी है यूनिवर्सिटी ने, लेकिन आपके नॉलेज में होगा इस बात के हवाले से कि पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ को जो चीज़ डील करती है वो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन। उन्होंने अभी तक, उन्होंने सिर्फ क्लासेस का कहा था कि आप लोग क्लासेस शुरू करें, ऑनलाइन क्लासेस। उन्होंने अभी तक एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया कि किस तरह से होना है, क्या होना है। और ये ज़ाहिर है कि चूँकि वो टेक्निकल हैं, वो उसको डील करते हैं, वही फैसला करेंगे। यूनिवर्सिटी खुद अपने आप से फैसला नहीं कर सकती है कि उसने ये इम्तिहान ऐसे लेना है या इस तरह से लेना है। HEC किसी भी यूनिवर्सिटी को, और वो तो सब यूनिवर्सिटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर है कि इस तरह से अगर हर यूनिवर्सिटी ने अपना अपना क्राइटेरिया बना लिया तो उससे तो बहुत सी प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। चुनाचे HEC को ही डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा काम किस तरह से होना है। लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर रखना है दोनों लिहाज से, सब्जेक्टिव लिहाज से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। चुनाचे इन इन्फॉर्मेशन को खास तौर पर अपने सामने रखना है। जो कि डिस्कस हो चुका था पॉइंट ये वाला कि ड्राई हीट के मुकाबले में मॉइस्ट हीट और बेस्ट मेथड वही है कि आप ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव में जब अंडर प्रेशर पानी को हीट किया जाता है तो वो बहुत जल्द स्टीम सुपर हीट होकर 120 डिग्री सेल्सियस जाती है जब ऑटोक्लेव का प्रेशर
12 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। और ये टेम्परेचर मुनासिब टेम्परेचर है, इसमें वो वाले स्पोर फॉर्मर्स और स्पोर्स भी किल हो जाते हैं जो बहुत देर तक बॉइलिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये था जी बैकग्राउंड इसका। अच्छा, इसमें कल अक्सा ने एक पॉइंट रेज किया था और वो पॉइंट आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है, वो है जी थर्मल डेथ और डेसिमल रिडक्शन टाइम। मुझे लगता है एक टॉपिक मिस हो गया दरमियान में कहीं से, बिल्कुल बिल्कुल मिस हो गया जी। एक बहुत अहम पॉइंट मिस मैं कर गया हूँ। वापस जाएं, पेज नंबर 477 पे आपकी बुक के अंदर ये वाला पॉइंट है, डायग्राम बनी हुई है अगर बुक आपके सामने है तो। हेडिंग है जी फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन। ये पॉइंट मिस हो गया जी मॉइस्ट हीट से पहले हमें, ये भी जो कि क्लासिकल है। याद रखिए रिसर्च जो होती है वो ट्रायल एंड एरर मेथड से होती है, चांस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कोई ना कोई चीज़ डिस्कवर करने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत पहले ये चीज़ डिस्कवर कर ली गई थी कि एक चीज़ को मुसलसल गर्म करने से बाज़ का उसको किल करना मुश्किल है। मैंने कल मिसाल दी थी कि वो कई घंटे तक बॉयल कर सकते हैं। जो ये वाला मेथड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें आप नॉर्मल टेम्परेचर से हीट करना शुरू करेंगे, हाई टेम्परेचर ले जाएंगे, उसको हीटिंग को स्टॉप कर देंगे और वापस लो टेम्परेचर पे लाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा फिर उसको हीट करेंगे, फिर वापस लो टेम्परेचर पे लाएंगे, फिर हीट करेंगे। ये वो मेथड है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंस्ट्रूमेंट आपके सामने, जो बुक है आपके पास तो उसको देख लीजिए। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पहले नॉर्मल से हाई पे ले गए हैं, हाई से वापस फिर कम पे लाए हैं, फिर दोबारा हाई पे ले गए। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है थ्योरी। और ये आपने, चूंकि आप लोगों को बॉटनी मैंने नहीं पढ़ाई थी, किसी को फंगस वाले जो टॉपिक्स थे सेमेस्टर 1 में, फंगस जो डिजीज थी रेस्ट और स्मट के हवाले से, और ख़ास तौर पर स्मट के हवाले से किसी को इस जो मैंने बात की है इससे मिलती जुलती कोई चीज़ जहन में आई हो। सर यही होगा कि जब हम उनको हीट करते हैं तब डाइजेटिव सेल्स किल हो जाते हैं, लेकिन जब हम उनको हीट नहीं करते यानी जब उनको लो टेम्परेचर पे लेके आते हैं तो जो उनके स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर जब हम दोबारा हीट करते हैं तो वो जो स्पोर्स जो जर्मिनेट हो जाते हैं वो भी किल होते हैं। जी, फरवा का इस जवाब तो तरह ठीक है जी, ठीक है, फरवा का जवाब दुरुस्त है, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था ये उस सवाल का जवाब नहीं। मैंने सवाल फंगस के रेफरेंस से पूछा है और आपने इसी टॉपिक के लिहाज से इसका आंसर दे दिया। मैंने ये देखना चाह रहा था कि आपने जो पढ़ा होगा वो आप याद भी रखते हैं, याद रखते हैं। सेमेस्टर 1 में फंगस और फंगल डिजीजेस के कंट्रोल के हवाले से टॉपिक था ये वाला जी। किसी और को याद रहा हो जी? एनीवन एल्स? चलें, चूंकि आपके जहन में नहीं है मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जब आप गंदम के वो बीज जिनमें शुबह है कि इसमें स्मट के स्पोर्स मौजूद हैं, ये इन्फेक्टेड हैं स्मट से, उनको जब आप पहले पानी देते हैं और हल्का सा ग्रो होने देते हैं, जब वो ग्रो होने शुरू होंगे तो उसमें वो फंगल फिलामेंट, जो फंगल स्पोर है वो ग्रो करेगा और फिलामेंट की फॉर्म में ग्रो होकर आगे आ जाएगा। जब तक वो स्पोर की फॉर्म में है वो हाईली रेजिस्टेंस है, और जैसे ही वो ग्रो करेगा फिलामेंट बनेगा, हाई फिलामेंट मीन हाइफी बनेगा, सॉरी मुझे हाइफी इस्तेमाल करना चाहिए था फंगस में, वेल वो फिलामेंट लाइक ही होते हैं हाइफी। तो वो ससेप्टिबल होता है और जब उसको हीट करेंगे वो किल हो जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल यही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया गया। आपके पास जो चीज़ मौजूद है, आपने पहले उसको गर्म किया कि वो स्पोर फॉर्मेशन शुरू कर दे, फिर आपने उसको ठंडा कर दिया। जब लो टेम्परेचर पे लाएंगे तो वो समझेगा मौसम ठीक हो गया, स्पोर जनरेट करना शुरू हो जाएंगे खास टेम्परेचर पे। जैसे ही वो जनरेट करके वेटेड सेल बनाएंगे आप फौरी तौर पर उसको हीट करेंगे, तो इस तरह से बहुत से जो ऐसे बैक्टीरिया सेल जो है उनकी डेथ हो जाएगी। ये है जिसका बेसिक प्रिंसिपल फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन वाला जो प्रोसेस था। और इसमें चूंकि कुछ सेल ज़्यादा सख्त जान होते हैं, ये प्रोसेस बार बार करना पड़ सकता है, एक ज़्यादा बार करना पड़ सकता है, जिसके नतीजे के तौर पर इसको ये स्पेसिफिक नाम दिया गया। और ये उससे पहले चूँकि ये भी क्लासिकल है, चूँकि इसकी स्टोरी पहले हो गई थी, और आखिरी टॉपिक वही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, या हमारे पास टाइम अभी है थोड़ा सा 34। चलें, मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, चूँकि वो
आ गया है कि जी मीटिंग में 10 मिनट बाकी है जी। अक्सा ने कल थोड़ा सा पॉइंट आउट किया था जी। अक्सा है क्लास में कि नहीं आज? अक्सा जी बिल्कुल आ रही है, नजर आ रही है मुझे यस जी। सर। कल आपने जो पॉइंट रेज किया था क्या था जी, बताइए जरा। सर वो मैंने पूछा था कि जो डेसिमल रिडक्शन टाइम है उसके अंदर उन्होंने कहा 90% पॉपुलेशन किल होती है 100% की बजाय, तो मैंने यही पूछा था कि वो 100% क्यों। हाँ ठीक है, याद आ गया, चूंकि मुझे खुद भूल गया था आपका सवाल क्या था। मुझे याद है इसके जवाब मैंने कल डिस्कस कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। और इसको मैंने जनरल जो स्टेटमेंट है जो कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम होता है कोई भी, तो देखिए कि किसी भी पॉपुलेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल्स की रेजिस्टेंस पावर डिफरेंट होती है। और जब आप कुछ करना शुरू करते हैं तो जो मोस्ट ससेप्टेबल होते हैं सबसे पहले वो इफेक्टेड होते हैं और मर जाते हैं। आपने नोट किया होगा क्योंकि आजकल ये बात कोरोना के रेफरेंस से आपने हर जगह भी चीज़ सुनी होंगी, जो पहले से मरीज हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, खासतौर पर जो बूढ़े लोग हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होती है। और वो लोग जिनमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, एग्जैक्टली यही कुछ बैक्टीरिया के रेफरेंस से भी है और बाकी जानदारों में भी ऐसा ही होता है। पॉपुलेशन में हर तरह के डिविजन्स होते हैं। जो ज़्यादा वीक होंगे वो पहले सबसे पहले वो, जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता जाएगा या टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो उसके साथ साथ ये इफेक्ट होता जाएगा। ये था जी वो पॉइंट जो कि रिलेटेड था इसके साथ। अब आपकी बुक में इसके रेफरेंस से ग्राफ बने हुए हैं, इन ग्राफ्स को भी आपने बनाना है। ग्राफ चूँकि मौजूद है आपके पास, आपने इन ग्राफ को ऐसे ड्रा करना है। और ये आपके सवाल का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही आम हिस्सा है और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ देखिएगा, ये टॉपिक भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि इसको अच्छे तरीके से आपने दोनों टेबल, जिससे पहले टेबल डिस्कस हुआ है, उस टेबल को भी तैयार करना है बहुत अच्छे तरीके से और इन ग्राफ्स को भी देखना है और इनको भी प्रिपेयर करना है जी। अब इसी ग्राफ के हवाले से एक दो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, इन पे गौर कीजिए जरा। नंबर 1, फिगर जो आपके पास होनी चाहिए 22.5, इसमें नोट कीजिए कि ये ग्राफ लीनियर ग्राफ है। एक तरफ टेम्परेचर और एक तरफ अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज है कि लीनियर ग्राफ किस चीज को शो करता है। लीनियर ग्राफ कांस्टेंट रेट को जी, एक तो ठीक है कांस्टेंट को शो कर रहा है। और ये किसने जवाब दिया था ये वाला कांस्टेंट वाला आंसर किसने दिया? अक्सा में जी अक्सा ने दिया, ठीक है जी। और अगर ग्राफ एक लीनियर लाइन में आपको नजर आ रहा है तो ये और क्या शो कर रहा होता है? सर ये कि दोनों टर्म्स जो हैं दोबारा बोले, आवाज कट रही है आपकी, बल्कि बंद हो गई है। करवा जो टाइम यानी जो दो टर्म्स हैं ग्राफ के अंदर, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की टर्म, लाइक अगर टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हैं नहीं, आप किसी और तरफ चली गई हैं। मेरा जो स्ट्रेट लाइन का कह रही हूँ कि उसके ये मुझे लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम जी। आपकी आवाज तो बहुत कट रही है। आप ये बताइए कि मेरी आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दीजिए मुझे। जी सर। अब उसकी रीजन क्या हो सकती है कि जब मुझे आप कह रहे हैं कि आवाज ठीक आ रही है जबकि आपकी आवाज बहुत कट रही है। कोई और जरा बात करें, मैं देखता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। कोई और स्टूडेंट बात करके देखे जरा। आमना सर आई एम ऑडिबल? जी जी हाँ, आपकी आवाज ठीक है, बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आई है। इस मतलब है कि फरवा के पास प्रॉब्लम जी कोई। चलिए बहरहाल जो जी सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं कि नहीं? चलिए सुन लीजिए, ये बहुत आम सी चीज़ पूछी थी मैंने। अक्सर का जवाब भी ठीक है कि ये कांस्टेंट रेट को शो कर रहा है, लेकिन जो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है
कि जो लीनर ग्राफ्स होते हैं वो डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसे हम कहते हैं जुबान में, कि जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी तो डेप्थ उसी लिहाज से इंक्रीज होती जाएगी। ये लीनर ग्राफ इसी को भी शो करता हूँ। जी सर मैंने भी यही बोला था, और सर आपकी मीटिंग का टाइम खत्म होने लगा है। हाँ जी बिल्कुल एंड है जी। और आपको टाइम शो हो रहा है?